गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारी जो वीडियो है आपकी वो है अप्लाइड लाइफ साइंस के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। ऑलमोस्ट हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने ध्यान में रखते हुए आपकी यूनिट से करने की कोशिश की है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जूम मीटिंग में आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में, मृदा निर्माण से आप क्या समझते हैं? दैट मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल फॉर्मेशंस। सो मृदा निर्माण क्या होता है? आपका चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा में बदलना जो होता है आपका मृदा की उत्पत्ति कहलाता है। दैट मीन्स आपकी जो चट्टानें होती है, हमारे माउंटेन्स जो भी होते हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद जो भी आपकी बायोलॉजिकल जितनी भी आपकी रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमें क्या मिलता है? मृदा मिलती है, यानी मिट्टी हमें प्राप्त होती है। चट्टानें जिसमें पपड़ी जो बनी होती है, यानी जो हमारी छोटी छोटी चट्टानें होती हैं उसमें जो भूमि की हमारी छोटी छोटी पपड़ी या लेयर बनी होती है, वायुमंडल की क्रिया के द्वारा वो क्या होती हैं? टूटने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कहीं पर भी जैसे कि चक्रवात आ गया या फिर भूसंकलन हो गया, तो ये आपकी क्या है? वायुमंडलीय जो है क्रिया है, या फिर आंधी आ गई है, इस तरीके की क्रिया जो होती है आपकी वायुमंडलीय क्रिया कहलाती है। इनके टूटने से असंगठित जो है पैतृक पदार्थ बनते हैं, और जब ये टूटती हैं तो इनसे अनगिनत पैतृक पदार्थ बनते हैं। यानी आपकी जैसे जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है आपकी, जैसे कि रेतीली मिट्टी, और आपकी जो सॉइल होती है अलग अलग तरीके की होती है, कंकड़ वाली होती है और बालू होती है, आपकी चिकनी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी असंगठित पैतृक पदार्थ जो है हमें प्राप्त होते हैं। इन मूल पदार्थों को रिंगोलित कहते हैं, और ये पदार्थ प्राप्त होते हैं हम क्या कहते हैं? रिंगोलित। रिंगोलित के नीचे ठोस चट्टानें रहती हैं। परिवहन शक्तियों की अनुपस्थितियों में रिंगोलित की मोटाई बढ़ती जाती है। परिवहन शक्तियाँ जैसे गुरुत्व बल, आपका बहता हुआ पानी और बहती बर्फ, वायुमंडल आदि चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए पदार्थों को भूमि सतह पर लगाकर वितरित करती है। और ये क्या होता है? आपका मृदा उत्पत्ति प्राय दो प्रकार के प्रक्रमों द्वारा प्राप्त होती है। पहली है आपका अप्रत्यक्ष, और दूसरी है आपका प्रोफाइल का विकास। ये मैंने आपको जब यूनिट कराई थी इसके बारे में भी इनमें बताया था आपको। सेकंड है आपका मृदा संरचना क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, यानी व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर, राइट इट्स डेफिनेशन। सो आप इसका आंसर है, मृदा संरचना की परिभाषा जो है वो है आपका व्यवहारिक रूप से मृदा में उपलब्ध होने वाली व्यक्तिगत प्राथमिक तथा द्वितीय कण के निश्चित रूप से विन्यास अथवा अवस्था अरेंजमेंट को मृदावस्था या फिर मृदा संरचना कहते हैं। आपकी जो मृदा है उसमें व्यवहारिक रूप से जो मृदा में उपलब्ध जो भी आपके प्राथमिक मीन्स जो भी आपके इसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो केमिकल हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, द्वितीयकरण मतलब जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद में वो निश्चित रूप से क्या है? अवस्था एक अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद मृदा का वो एक लेयर में हमें प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना का तात्पर्य मृदा कणों के सजावट अथवा समूह बनाने से है। वही बात है गस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मृदा है जब वो टूट जाती है तो उसके बाद उनके अलग अलग समूह या फिर ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कि आपकी लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी, कंकड़ वाली मिट्टी। तो ये सब अलग अलग समूह बना लेते हैं, अर्थात मृदा के व्यक्तिगत कण अथवा इन्हें उन्हें आपस में मिलकर बने झुंड एक क्रम से किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। मृदा के बाल, सिल्ट एवं क्ले के कण प्राथमिक कण कहलाते हैं। जो आपको बालू प्राप्त होती है सिल्ट वाली होती है, और क्ले जो मिट्टी होती है वो हमारे प्राथमिक कण कहलाता है, मतलब प्राइमरी सोर्सेस होती है। ये प्राथमिक कण अलग अलग व्यक्तिगत ढंग से भी रहते हैं, या फिर संयोजक पदार्थ की उपस्थिति में परस्पर जुड़कर कण पुंज, झुंड यानी एग्रीगेट, ढेले यानी क्लाउड्स, अथवा मृदुकण ग्रेन्युल बना लेते हैं। इन्हें द्वितीयक अथवा गौण कण यानी सेकेंडरी पार्टिकल कहते हैं। जब हमारा प्राथमिक कण बन जाता है उसके बाद हमें जो प्राप्त होती है भूमि, वो किस प्रकार की प्राप्त होती है? यानी आपका
पुंजझुण यानी अरेज एग्रीग्रेट और डेले प्राप्त होते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं जिन्हें। मृदुकण यानी ग्रेन्युल जो भी होते हैं, ग्रेन्युल आपके मोटे मोटे दाने होते हैं, बारीक बहुत मिट्टी बारीक होती है, लेकिन उसमें जो पार्ट होंगे वो छोटे छोटे महीन महीन हमें एक कंकड़ के समान रहते हैं, जिन्हें द्वितीयक अथवा गौण कण यानी सेकेंडरी पार्टिकल कहा जाता है। फिर है आपका मिट्टी उर्वरक क्या है, यानी आपकी फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं या मिक्स फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं। तो मिश्रित उर्वरक जिनमें अनेक उर्वरक या पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में मिश्रित हो, ऐसे उर्वरक के मिश्रण को जो मृदा में अधिक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करे, उन्हें हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। गर्ल्स, आप सभी को पता है जो मिट्टी होती है उसमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्या उपयोगिता है। जो भी हम कोई भी किसी भी चीज़ की हम खेती करते हैं, चाहे वो आलू, प्याज और आपका अनाज हो गई, किसी पर, तो उसमें जो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आप फर्टिलाइजेशन हम जो है जो भी आपकी खाद होती है, उर्वरक होते हैं, वो हम घर में भी तैयार कर लेते हैं और मार्केट में भी अलग अलग वो केमिकल वाली जो उर्वरक हैं वो अवेलेबल हैं। तो उर्वरकों का क्या काम होता है, जो भी पोषक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उसमें मिले रहते हैं और वो मिट्टी में जाके मिल जाते हैं जब हम किसी भी उर्वरक को या खाद को मिट्टी में डालते हैं। और मिक्स्ड उर्वरक से मतलब है यहाँ पे जो अलग अलग तरीके की खाद, यानी एक कंपोस्ट खाद हो गई और आपका जैसे यूरिया हो गया, और मार्केट में और भी खाद आती हैं। तो इन सबको जो अगर हम मिक्सचर कर लेंगे उसके बाद हम मिट्टी में या मृदा में मिलाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फर्टिलाइजेशन कहेंगे या फर्टिलाइजर कहेंगे, यानी मिश्रित उर्वरक कहेंगे। इससे हमें क्या बेनिफिट्स होता है, जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए रहते हैं आपके खेती करने के लिए, तो वो मिट्टी में जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिलाने से जो भी मिश्रण तैयार होता है उसे हम मिश्रित खाद कहते हैं। फिर आपका पौधों के उपयोग बताइए। अब आपके पौधों को क्या यूज़ है, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ प्लांट। तो पौधों और मनुष्य का गहरा संबंध है। हमारे खाने की अधिकांश वस्तुएं, यानी जैसे आपकी भात हो गई यानी चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि पौधों से ही मिलता है। हमारे पहनने ओढ़ने के कपड़े की पौधों को ही की ही देन है। जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी आपको पता है कि पौधों से प्राप्त होते हैं, बहुत से कपड़े, और या फिर कीड़ों से प्राप्त होते हैं। और बीमार पड़ने पर पौधों से ही हमें दवा भी प्राप्त होती है। जितने भी आपके आयुर्वेदिक हैं या फिर एलोपैथिक दवाई हैं, तो वो क्या से हमें या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमारे पौधों से प्राप्त होती हैं। खाद्य के रूप में शरीर की पराग विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पौधों से हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक विटामिन भी मिलते रहते हैं। जो हमारे खाद्य के रूप में जो है, जो पराग होता है आपके फूलों में या फिर पेड़ों में, उससे क्या होता है, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को भी हेल्दी बनाए रखने में, और विटामिन मिलते हैं उनसे, वो आवश्यक होते हैं। यानी आपके टमाटर, गाजर, हरी सब्जियों से हमें विटामिन ए, सेम, ये सोयाबीन है गर्ल्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सोपावन की जगह सोयाबीन। हरी सब्जियां, मूंगफली, दाल आदि से विटामिन बी प्राप्त होता है। टमाटर, संतरे, नींबू, आंवले आदि से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका रसोई बागवानी का अर्थ बताइए, यानी एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ किचन गार्डन। तो रसोई बागवानी घर में, यानी इसे हम घर में एक साइड जो है किचन गार्डनिंग भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक घर के अहाते में थोड़ा बहुत स्थान ऐसा रहता है जिसमें पेड़ पौधों को भी लगाया जा सकता है। ऐसे स्थान पर साग सब्जी उत्पन्न कर परिवार को ताजी सब्जी दी जा सकती है, या फिर आपके फूलों के जो पौधे हैं उनमें लगाकर घर को सजाया जा सकता है। रसोई घर, बगीचा या बागवानी एक अच्छा शौक है जिससे पारिवारिक व्यय को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। मोस्टली घर जो, जिन लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, तो उनके जो बैक साइड में आपके थोड़ा सा स्पेस रहता है जिसे हम किचन गार्डनिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो थोड़ा सा स्थान होता है वहाँ पे हम जैसे छोटी छोटी सब्जियां हैं, आपकी धनिया हो गया, मेथी है, साग है, सरसों है, ये सारी चीजें बो सकते हैं, जिससे कि हम अपने घर में जो सब्जियों का खर्च है वो कुछ हद तक हम कम भी कर सकते हैं।
फिर है आपका फूल गोभी। अब ये हमारी सब्जी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सभी को पता है, सभी लोग खाते हैं फूल गोभी और मोस्टली लोगों की फेवरेट डिश होती है विंटर्स में। तो भारत में फूल गोभी जाड़े की सब्जियों की सबसे अधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण शौकीन फल है, क्योंकि इससे हमारे पराठे, आपकी सब्जी और पकौड़े वगैरह सब कुछ बनता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। देश में फूल गोभी का प्रवेश विदेशियों द्वारा सन 1822 ईस्वी में हुआ था। मतलब जो आपकी इसकी फसल है गोभी की, वो आपकी 1822 में इसका पता लगा था और अपने स्वाद अनुसार गुणवत्ता तथा अच्छी पैदावार की वजह से निरंतर आम घरों पर ये लोकप्रिय होती गई। बड़े रसोई उद्यान से लेकर छोटे रसोई उद्यान और यहाँ तक कि आपका जिनके पास नीचे जमीन नहीं है, वे अपनी छतों पर व बालकनी में बड़े गमलों में फूल गोभी वर्गीय सब्जी लगाकर अपना शौक पूरा करते हैं। आवश्यक है उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी व गृह वाटिका में उचित समय में बुआई व रोपाई करनी। अब गर्ल्स बात ये होती है कि आवश्यक जो है इसमें बुआई का जो है टाइमिंग कौन सा होता है, मीन्स हर एक सब्जी को बोने का एक टाइमिंग होता है। आपकी जो विंटर की सब्जी होती है, विंटर आने से कम से कम 3-4 महीने पहले जो है उसको बो दिया जाता है, जिससे कि सीजन में हम लोग जो है उसको ग्रहण कर सकें। तो इसी तरीके से आपकी गोभी को भी जो है विंटर आने से 3 या 4 महीने पहले जो है उसकी फसल जो है बुआई करनी शुरू कर दी जाती है। और जिन लोगों को शौक होता है, वे अपने घर में जो है छत पर और बालकनी में बड़े-बड़े गमले लगाकर उसके अंदर गोभी की खेती कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मेरे से ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय बाय।